बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ आज यहाँ पर आके बात। अभी के बाद जो प्रोग्राम होगा वापस हमारा बड़ा मस्ती भरा ऐसा रहेगा। और इसी सिलसिले में सोच रहा था क्यों ना यहाँ पर आज मैं खड़ा हूं और आप जानते हैं शायद कि मैं तो आज यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग का तो मैं आदमी ही नहीं। आई एम नॉट इन आरएमपी डिस्ट्रीब्यूटर, या आई एम नॉट इनटू आरएमपी। तो यह आदमी जो कुछ नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, यह आदमी ऐसा क्या है, क्यों ऐसा जानता है, या क्या है इसकी कहानी। तो मैं सोच रहा था कि मेरे बारे में दो चार बातें कहूं क्या। सुनना चाहेंगे तो जोर से बोलिए। राजेश टैगोर नाम है और तेलुगु आदमी हूं, आंध्र प्रदेशी। उड़ीसा में बड़ा हुआ। रायगढ़ नाम का छोटा गांव था जहां पर मैं पैदा हुआ और वहां पर मेरा जिंदगी स्टार्ट हुआ। ओरिया स्कूल में, कॉलेज में पढ़ता था मैं। जब मैं 11 साल का था, मेरे पिताजी, मेरे घर छोटा सा परिवार, मेरी माँ बाप और बड़ी बहन, बड़ा भाई, हम में सबसे छोटा। मेरा बहन 5 साल बड़ी, भाई 6 साल बड़ा, सबसे छोटा। बहुत लाड़ प्यार के साथ मुझे बड़ा किया गया। नसीब मेरा अच्छा कि बचपन में मुझे माँ बाप लोगों ने ज्यादा मारा नहीं। तो वो ड्रीम करने की काबिलियत नसीब से लोगों के अंदर रहता है, वो कंटिन्यू हुआ। जब मैं 11 साल का था, मेरे पिताजी अपने नौकरी छोड़ दिए, प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस स्टार्ट किया। और वो जो गवर्नमेंट में नौकरी करते थे, उनसे प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस हो नहीं पाया, वो कर नहीं पाए। घर में प्रिंटिंग प्रेस था, हमारा खुद का घर था रायगढ़ गांव में। रायगढ़ गांव का नाम है, उड़ीसा में था ये, उड़ीसा आंध्र प्रदेश का बॉर्डर में। घर के अंदर प्रिंटिंग प्रेस बिठा दिया था क्योंकि दूसरा दुकान लेने का पैसा नहीं था। एंड घर के अंदर सब चल रहा था। करीबन 10-12 लोग, 15 लोग प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे। पिताजी प्रिंटिंग प्रेस चला नहीं पाए। 6 महीना प्रिंटिंग प्रेस लेने के बाद एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, सब लोग नौकरी छोड़ के चले गए। बचपन में हुआ यूं कि प्रिंटिंग प्रेस घर में है और काम करने वाला कोई नहीं है, और पिताजी का कमाने का शक्ति खत्म हो गया था क्योंकि नौकरी नहीं है, प्रिंटिंग प्रेस चल नहीं रहा है, काम आमदनी घर में हो नहीं रही। और मैं घर में सबसे छोटा, और घर के सारे बड़े सब मिलकर फैसला कर दिया कि कितने भी तकलीफ हो, छोटे को परेशान होने नहीं देंगे। तो मैं जानता ही नहीं था कि क्या चल रहा है, कुछ तकलीफ हो रहा है। मुझे ट्रेनिंग दिया गया था कि हर दिन शाम को घर में कोई भी आए और पूछे कि पप्पा कहाँ है, तो बोलने का घर पे नहीं है। ट्रेनिंग था क्योंकि शाम को आते थे वो लोग जिनके पास पिताजी ने 6 महीना, 3 महीना, 2 महीना पहले पैसा उधारी में लिया था, वो वापस मांगने के लिए आते थे। आई वॉज वेरी वेल ट्रेन्ड। पूरे घर में सबको अच्छी तरह से बता दिया गया था और ऐसा मेरा जिंदगी चल रहा था। एक दिन अचानक स्कूल जाने का टाइम हो गया। मेरा हालत, हमारा गरीबी इस हद तक पहुंच गया था कि मुझे सिर्फ, मेरे पास 2 ड्रेस हुआ करते थे बचपन में, दोनों स्कूल यूनिफॉर्म। स्कूल जाने के लिए शूज नहीं थे, स्कूल बैग नहीं थे, हाथ में 2 किताब लेके, जिस तरह आप लोग अभी आए हैं उस तरह मैं स्कूल जाता था, बैग नहीं था। एंड मेरे से बुरी हालत थी मेरी बहन की, जो 5 साल बड़ी थी। मैं 6th स्टैंडर्ड में था तो वो कॉलेज जाती थी। उसको ड्रेस खरीद के देने के लिए माँ बाप के पास पैसा नहीं था, तो मेरी माँ की साड़ी पहन के वो कॉलेज जाती थी। पूरे रायगढ़ कॉलेज में मेरी बहन अकेली ऐसी थी जो साड़ी पहन के कॉलेज में जाती थी। बहुत बुरी हालत था। एक दिन में सुबह स्कूल जाने का टाइम हुआ 9:30, घर में बिल्कुल पैसा नहीं था। मेरी माँ ने किया यूं कि वो जो दूध देने वाली एक बाई रहती थी, वहां पर तो पैकेट आता नहीं था, छोटे गांव में बाई जो रहती थी उसके पास 2 रुपया मांगी और मेरे हाथ में 2 रुपया दिया। बोलती है कि किराना के दुकान में जाओ, 1 रुपए का चावल, 50 पैसे का दाल, 50 पैसे का तेल, एक गिलास दिया था। बोलते इस कटोरे में, इस गिलास में तेल लाना, बाकी इतने का लेके आना। मैं गया, दुकानदार को मांगा और दुकानदार उतने कम कीमत का सामान देने को तैयार नहीं था। उतना कम में आता नहीं, झगड़ा हुआ। फाइनली मैं कैसे भी झगड़ा करके लेके आया और उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। उस दिन स्कूल जाते जाते मैं एक टेलर के पास पहुंच गया और टेलर को मैंने पटाया, बोला कि तुम्हारा रिसीट में छाप के दूंगा और उसका ऑर्डर लेके आया। घर में प्रिंटिंग प्रेस था तो घर में सब लोगों को काम करता हुआ देखते हुए मैंने सारे काम सीख लिया था। कंपोजिंग, प्रिंटिंग, परफोरेशन, बाइंडिंग, नंबरिंग वगैरह सब सीख लिया था। उस दिन वो टेलर के पास, फैशन टेलर नाम का था, टीटी राव उस आदमी का नाम था, उसके पास ऑर्डर लेके आया। पूरा की पूरा मैंने उसका रिसीट छाप लिया, छाप के उसको दे दिया। करीबन 60 रुपए का फायदा हुआ। वो 60 रुपया जाके मेरे पिताजी के हाथ में मैंने रख दिया, बोला ये लो। और मेरे पिताजी को उस दिन वो 60 रुपया 60 लाख के बराबर था।
मेरे जिंदगी का वो पहला कमाई था 11वां साल में। वो 60 रुपया था जो मेरे जिंदगी को पूरा ओपन कर दिया। मेरे घर में कोई पैसा कमाई होता नहीं था, और उस दिन के बाद जब भी कोई प्रॉब्लम होता था, मैं प्रिंटिंग प्रेस घर में पड़ा है, कोई तो यूज नहीं कर रहा है, मैं जाता था, लोगों को बोलता था आपका मैं विजिटिंग कार्ड छापूंगा, आपका मैं रिसिट बुक छापूंगा, आपका मैं एनवेलप छापूंगा, आपके बच्चों का बुक्स को मैं बाइंडिंग करूंगा। मैं कैसे भी करके किसी भी आदमी के घर में जाता था, किसी भी तरह पटाता था। 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, कोई ना कोई ऑर्डर लेके आता था, पैसा कमा के लाता था, जिससे मेरे घर चलता था। ऐसा धीरे धीरे कमाने की जो शक्ति मेरे अंदर थी वो बढ़ती गई। अचानक 20 रुपया चाहिए तो पिताजी को मालूम है लड़का ला सकता है। अचानक 50 रुपया चाहिए, मम्मी को मालूम था कि लड़का ला सकता है, और वो बोलते थे आज 50 चाहिए, आज 20 चाहिए, मस्त चलता था। और ऐसे पैसा कमाते कमाते मैं 11वां साल से लेके 15 साल तक हो गया, और महीने का करीबन 300-400 रुपया जो कमाता था वो 500-600 रुपया कमाने लगा। मेरी जो बहन थी वो कॉलेज खत्म करके वो भी नौकरी पे, प्राइवेट ट्यूशन कहीं काम पे लग गई, और उसने भी पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया। मेरी बहन और मैं दोनों मिलके इतना पैसा कमाने लगे कि फैमिली पूरा की पूरा स्टेबल हो गया। 1988 में मेरी बहन का शादी कर दिया पिताजी ने, और शादी करने के चक्कर में वो जो गांव वाला पिताजी थे मेरे, वो जो पैसा चाहिए था वो पैसा पाने के लिए प्रिंटिंग प्रेस को बेच डाला। नतीजा मेरे पास जो एक ही पैसा कमाने का जरिया था वो भी खत्म हो गया। 1988, 1999, 89, 90 3 साल में बच्चों लोगों को ट्यूशन देते देते, मैथमेटिक्स सिखाते सिखाते मैं गांव में पढ़ा और बढ़ता रहा। 3 जुलाई 1991, मुझे डेट्स बहुत अच्छी तरह याद है क्योंकि मैं डायरी लिखता हूँ। हर दिन का पिछले 25 साल का 1985 से लेके आज तक पिछले 23 साल का हर दिन का हिसाब मेरे पास है। किस दिन किसके साथ कब किधर क्या किया सब मेरे को मालूम है। 3 जुलाई 1991 मेरा बीकॉम का एग्जाम गांव में कंप्लीट हुआ। 4 तारीख के दिन रायगढ़ गांव छोड़ दिया। 6 तारीख सुबह 6 जुलाई 1991 सुबह 6 बजे बॉम्बे दादर स्टेशन पहुंचा पहली बार, और वहां से मैं चला गया नाला सोपारा। नाला सोपारा आप जानते होंगे, मेरी बहन मेरी सिस्टर शादी के बाद नाला सोपारा में रहती थी, टांकी में। टांकी बोल के जगह है, आप अगर नाला सोपारा आप में से कितने लोग जानते हैं? ये बहुत सारे लोग जानते हैं। वहां पर टांकी में वो रहती थी, वहां पर उनके घर में पहुंच गया सुबह 7 सवा 7 बजे, और मेरे जीजाजी ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। घर के अंदर बैग लेके पहुंच गया। मेरे जीजाजी को मैंने सलूट मारा, बोला जीजाजी मैं आ गया। उनको छोटा सा एक अटैक आ गया। बोलते किधर आ गया? मैंने बोला सेटल होने को आ गया। सेटल होने को आ गया, जल्दी जल्दी में ऑफिस जाने का तैयारी में। यानी तू क्या करेगा? उनको भी तड़प है ना सुबह सुबह। बोलते क्या करेगा? मैं बोला मैं यहाँ पर काम करेगा। बोला क्या करेगा? नौकरी करूंगा। बोला कौन सा नौकरी करेगा? बोला मेरे को बहुत कुछ आता है। बोला क्या आता है? बोला बहुत कुछ आता है ना। बोला क्या आता है? वो डिटेल जानना चाहते थे। मैं बोला कंपोजिंग आता है, प्रिंटिंग आता है, बाइंडिंग आता है, प्रोफेशन आता है, नंबरिंग आता है, प्रिंटिंग प्रेस का सारे काम आता है। मेरे जीजाजी बोलते हैं कि ये सब बेटा तेरा रायगढ़ गांव में चलेगा मगर बॉम्बे में नहीं चलेगा। मैंने बोला ऐसा बॉम्बे में क्यों नहीं चलेगा? बोलते हैं बॉम्बे में पूरा ऑफसेट प्रिंटिंग होता है, ये तुम्हारा जो है लेटर प्रिंटिंग का जमाना खत्म हो गया। बोले ऑफसेट प्रिंटिंग का काम आता है? मैंने बोला वो तो नहीं आता है। बोलते ठीक है टाइपिंग आता है? ना नहीं आता है। ठीक है अकाउंट लिखना आता है? मैंने बोला वो भी नहीं आता है। बोलते हैं शॉर्ट हैंड आता है? मैंने बोला वो नहीं आता। क्लरिकल काम करना आता है? बोला वो भी नहीं आता। तो क्या आता है? बोला ये सब नहीं आता। सुबह सुबह ऑफिस जाने का टेंशन में, चाय पीते पीते मेरे जीजाजी टेंशन में आके, साला मैं उनका साला ही हुआ ना, आ गया गांव से। हम लोग तेलुगु में बात करते थे, ऑफ कोर्स उनको भी तेलुगु, मैं भी तेलुगु में बात कर रहे थे। ये होते होते उनको अचानक दिमाग में एक ख्याल आया, ये आदमी इनका साला जो सामने बैठा है गांव से भाग के आया है, इसको कुछ नहीं आता। और 1991 जिसको कुछ नहीं आता वो बनता क्या है? मेरे को कुछ नहीं आता मतलब साला सेल्समैन उस आदमी को है और ऊपर से जोर से बोल रहे। एंड मेरे जीजाजी का भी तुम्हारे ख्याल का आदमी थे, तेरे को कुछ नहीं आता है ना, एक काम कर सेल्समैन बन जा, उसके लिए कुछ आने का जरूरत नहीं है। आजकल होते तो बोलते थे आरएमबी में घुस जा। Coming back,
सेल्समैन बन जा। मैं बोला बताइए कैसे बनते? बोलते टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर निकालो, वेडनेसडे के दिन, वो टाइम पे वेडनेसडे के दिन लेफ्ट साइड में क्लासिफाइड ऐड आते थे 91 में। बोलते थे वहां पर बहुत सारे वॉक इन इंटरव्यू के एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, तुम कहीं भी चले जाना, इंटरव्यू अटेंड कर लेना, नौकरी मिल जाएगा। इतना बोल के वो चले गए। 6 जुलाई 1991 में बोला 2 दिन थक के आया, एग्जाम आज आराम करते कर दिया। 7 जुलाई 1991 के दिन बॉम्बे में पहली बार मैं राजेश टेगोर पहला इंटरव्यू देने के लिए दादर पहुंचा। ऐड आया था सेल्फ पेजेस नाम का कंपनी का, और मैं पहुंच गया कल्याणदास उद्योग भवन दादर प्रभादेवी जंक्शन के ऊपर। वहां पर पहुंच गया और वहां पर पहुंच के हालात देखा कि करीबन 150-200 लोग इंटरव्यू के लिए बैठे थे। मैं अंदर घुस गया, कैसे भी बायोडेटा को आगे पीछे कर दिया और मेरे को अंदर बुलाया गया और मैं अंदर पहुंच गया। और जैसे अंदर पहुंच गया इंटरव्यू शुरू हो गया। और इंटरव्यू शुरू होते होते खतरा, प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। जो मेरे को इंटरव्यू लेने वाला था वो लेने वाला नहीं था, वो लेने वाली थी। और उस दिन तक ऐसा चीज को मैंने देखा नहीं था पहले कभी। आप समझा करो, मैं अभी अभी गांव से आया हुआ और टेबल के फासला और सामने बैठी है नमूना, और उसको देख के मेरे अंदर बहुत कुछ हो गया और मेरे आंखों में, चेहरे में वो सब दिखाई दे दिया और मेरे को देख के उसको भी बहुत कुछ हो गया। उसने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, उसने किया, मैंने किया। 2-4 मिनट वो मेरे को देखी और मैंने उसको देखा। आंखों ही आंखों में बहुत कुछ होने के बाद पहला सवाल उसने किया, फाइनली उसने कर दिया, उससे रहा नहीं गया, सवाल कर ही दिया। वो पहला सवाल मेरे को करती है, किधर से आया? बड़ा सिंपल मेरे को जवाब देने का, रायागढ़ से आया। वो बोलती है वो किधर आया? मैं बोला वो ओडिशा में आया। बायोडेटा लाया। अब ये क्या होता है उस दिन मेरे को मालूम नहीं था। मैं आया गांव से, गांव से, एकदम गांव से, पक्का 100% गांव से। और मैं गांव में जहां रहता था, ओडिशा के गांव में, घर में तेलुगु बात करते थे, स्कूल में कॉलेज में उड़िया बात करते थे। जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ा वहां के प्रिंसिपल को भी हिंदी इंग्लिश नहीं आता था। और बॉम्बे में सेटल होने के लिए, जिंदा रहने के लिए, एक हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक तो आना जरूर। ये दोनों मेरे को नहीं आता था और ये मेरे को पूछ रही है बायोडेटा लाया? अपना रायगढ़ वाला खोपड़ी मैंने यूज किया। मैंने बोला नहीं लाया। बोलते एक काम करो, इसने ऐसे थी ना, ऐसे बैठी थी, पीछे जरा हटी, ड्रॉयर खोली, पेपर निकाली, दे दिया मेरे को। बोलती है लिख के लाओ। मेरे को मालूम पड़ गया बायोडेटा लिखने वाला चीज होता है। वो क्या होता है मालूम? बोलते लिख के दो। मैंने लिख दिया BAYODATA, बायोडाटा लिखा, दे दिया। उसने कागज देखा, मेरे को देखा, कागज देखा, मेरे को देखा। 2-4 बार देखने के बाद पीछे सामने आके एक मुस्कुराहट के साथ बोलती है, हाँ हम आपको फोन करके बुलाएंगे। मैं सीधा नाला सोपारा रिटर्न वापस आ गया। तब तक शाम हो गया था और शाम को मेरी सिस्टर, वो भी नौकरी करती थी, वापस आके मेरे को पूछते है, बेटे मेरे भाई मेरे क्या हुआ? इंटरव्यू गया था? मैंने इंटरव्यू पूरा के पूरा समझा दिया, उसी तरह जिस तरह मैंने आपको समझाया। लड़की के बारे में ज्यादा, इंटरव्यू के बारे में कम। पूरा समझाने के बाद मेरे सिस्टर मेरे को पहली बार 7 जुलाई 1991 के दिन पूछती है, बेटा मेरे भाई, वो औरत, लेडी जो भी है, वो तेरे को फोन करके बुलाने वाली है ना, कौन से नंबर पे फोन करेगी? मेरा तब अक्ल खुला। बोलते हाँ यार, दिमाग की बत्ती खुल गई। और पहला दिन था तो मेरे सिस्टर ने मेरे को समझाया, बोलते बेटा इतना बॉम्बे हो, नाला सोपारा हो, तेरा गांव हो, कहीं भी हो, आप लोगों के लिए भी पहला लेसन, कोई भी आदमी अगर बोलता है फोन करूंगा या फोन करूंगी, इसका मतलब आप समझ जाना। वो बड़े प्यार से बोल रहे गेट लॉस्ट, ओके। उसने मेरे को वही बोला, आज मेरे को समझ में आ रहा है, ओके ना।
उसके बाद मेरे सिस्टर चाय पिलाई, लेके गए नाला सोपारा स्टेशन के बाजू में ईस्ट में तुलिंज में, वहां पर एक टाइपिंग ट्यूटर इंस्टीट्यूट हुआ करता था वो जमाने में, ASDF सेमीकोलन LKJ वाला, वहां पर बिठा के मेरा बायोडेटा उसने टाइप किया, जेरोक्स मारी और 100 कॉपी मेरे हाथ में मेरे हाथ में दिया और बोलती है कल के बाद कोई भी बायोडेटा मांगा तो ये देना। मैं बोला डन, नो प्रॉब्लम। मैं बायोडेटा के लिए सबके सब तैयार हो गया। एंड कहानी मतलब अगला दिन से मैं इंटरव्यू अटेंड करना चालू किया, रोज जाता था, इंटरव्यू अटेंड करता था। मेरा काम है, बड़ा डिटरमाइंड था बचपन से ही, मैं जब तक कोई चीज को पकड़ लिया हासिल नहीं करूंगा तब तक हार नहीं मानूंगा। मुझे नेगेटिव चीज इफेक्टिव नहीं करता है। मैं रोज जाता था, इंटरव्यू अटेंड करता था। मेरा कोई भी इंटरव्यू 1-2 मिनट से ज्यादा चलता नहीं था। जिधर भी जाता था पब्लिक मेरे को 1-2 सवाल पूछता था। एक तो अपने को देखते सब समझ में आ जाता, 1-2 सवाल पूछता था और सब खत्म हो जाता था। बम्बई के लोगों में एक खास बात है, खास करके आप लोग जो बम्बई की हो, मैं जो बम्बई के अभी बन गया हूं, बम्बई के लोगों के 1991 में मैंने ऑब्जर्व किया, खास बात यह था कि कोई भी आदमी के ऊपर एक नजर मारते हैं तो उनको मालूम पड़ जाता था कि ये बम्बई का माल नहीं है। मैं कितना भी तेल लगा के जाऊं, कुछ भी क्यों, वो लोग एक नजर में, और मालूम तो पड़ जाता था। वो लोग मेरे को 1-2 सवाल पूछते थे, किधर से आया, यूज्ड टू बी ए रेगुलर क्वेश्चन। किधर भी जाता था मेरे को पूछते किधर से, और अपन जुबान खोलता था, खोलते खोलते उनको कंफर्म हो जाता था। जो डाउट जरा सा भी था वो कंफर्म करते थे और कागज रख के भेज देते थे। मैं जिधर भी जाता था ऐसा होता था, 2 मिनट से ज्यादा कोई इंटरव्यू गया नहीं, मगर मैं जिद थाम लिया था कि बॉम्बे हार जाएगा मगर मैं नहीं हारूंगा, नौकरी तो लेके रहूंगा। 1 महीना हो गया, 73rd इंटरव्यू मेरा हुआ अर्जुन मार्केटिंग सर्विसेज 50th रोड बैंड्रा में। वहां पर नरेश मल्होत्रा नाम का एक आदमी जो मेरा बॉस बन गया बाद में, वो बैठा हुआ था। मैं जैसा वहां पर इंटरव्यू के लिए गया, न्यूज़पेपर में ऐड था, देखा कि वो आदमी ऑलरेडी किसी का इंटरव्यू ले रहा है और उसके टेबल के ऊपर एक फ्लावर का बुके है, हैप्पी बर्थडे लिखा है। इट वाज 3 अगस्त 1991। मेरे जैसा टर्न आया, मैं अंदर गया, बोला सर हैप्पी बर्थडे टू यू। वो आदमी के चेहरे में मुस्कुराहट, मेरे को वो पूछता है हाउ डिड यू कम टू नो दैट टुडे इज माय बर्थडे। अब मेरे को अंग्रेजी में जवाब देना है। मैंने बोला सर फ्लावर सर, कार्ड सर, हैप्पी बर्थडे सर। और वो आदमी खुश हो गया, बोलता क्या जवाब देता है सर, फ्लावर सर, कार्ड सर, हैप्पी बर्थडे सर। वो बोलता है हाँ 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 हाँ, वो बैठ गया, बैठो, बोलता है व्हेन इज योर बर्थडे। मैंने बोला सर 4 अगस्त सर। वो बोलता दैट इज टुमारो। बोलता यस सर, टुमारो इज माय बर्थडे। बायोडेटा में वही लिखा था, 4 अगस्त 1970 लिखा था। उसने मेरे को ज्यादा पूछा नहीं, पूछा होता, उसने पूछा नहीं, मैंने बोला नहीं, और बोलता है यू गॉट द जॉब। मैंने बोला क्या जॉब करना पड़ेगा। बोलता है हम कार्बन बनाते हैं, अर्जुन कार्बन, तुम्हारा काम है कार्बन पैकेट बेचने का, 80 रुपए का कार्बन पैकेट। पेंसिल कार्बन होता है, टाइपराइटर कार्बन होता है, 1 टाइम कार्बन होता है। ये कार्बन को जाके बॉम्बे में अलग अलग ऑफिस में बेचने का, हम लोग 10 लोगों को रखने वाले हैं। तुम्हारा टारगेट महीने का 200 पैकेट है, तुम्हारा सैलरी 650 है। मैंने बोला ट्रेन का पास मिलेगा क्या। बोलता मिलेगा मिलेगा मिलेगा, ट्रेन पास भी मिलेगा, 650 सैलरी मिलेगा, कल से आ जाना। मैं अगला दिन my 21st बर्थडे 4 अगस्त 1991 बॉम्बे में कार्बन पेपर सेल्समैन राजेश टैगोर पधारा। और देखते देखते काम करते करते 1 महीना हो गया, और 1 महीना होते होते इंतजार का वो दिन आ गया, 5 सितंबर 1991। मेरे जिंदगी का बॉम्बे में पहला सैलरी डेट। बहुत जल्दी ऑफिस में पहुंच गया और मेरे सैलरी लेने के लिए 650 सैलरी, 6,05,000, 50,000 सपने लेके मैं जब पहुंचा तो मेरा बॉस नरेश मल्होत्रा कैबिन में बुला के मेरे को पूछता है सैलरी देने की जगह पर, राजेश हमारे कंपनी में नंबर 1 कौन है। वहां पर रैंकिंग बोर्ड में लिखा था। मैंने बोला सर मणिपाल नंबर 1 है। बोला कितना बेचा। बोला 175 पैकेट बेचा। और नंबर 9 कौन है। मैं बोला सर किशोर है। बोला कितना बेचा। बोला 46 पैकेट्स बेचा। लास्ट नंबर 10 कौन है। अब इसका जवाब मेरे पास नहीं था। मैं सर नीचे कर दिया और सामने लिखा था ऑफ कोर्स। लोग बोलते हैं कितना बेचा। जवाब जैसे नहीं है। बोलते राजेश तुमने 23 पैकेट बेचा, 23 पैकेट्स। वो भी जो 9 नंबर में किशोर है
उसका आधा, 46 का आधा। सैलरी का चेक में से फाड़ा। बोलते हैं तुम्हारा टारगेट 200 पैकेट का है, 200 की जगह 100 बेचोगे तो चल जाता, पहला महीना है। 50 भी बेचते तो चला देते। 23 इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये महीना सैलरी दे रहे हैं मगर अगला महीना ये भी नहीं देंगे। वो चेक जो हाथ में था फट करके मेरे ऊपर फेंका। बाकी सब मुझे अच्छा लगा, फेंकना अच्छा नहीं लगा। वो उड़ता उड़ता गया, नीचे गिरा। मुझे उठाना नहीं था, वहीं पर खड़ा रहा। 2 मिनट के बाद तो क्या हुआ मेरे को पूछते हैं। अंदर से कहीं से गुस्सा आया मेरे को और जवाब निकला। बोलते हूं कि सर पूरा महीना मैंने मेहनत किया, पूरा अब्दुल रहमान स्ट्रीट छान मारा, पूरा फोर्ट छान मारा, पूरा नारिमन पॉइंट छान मारा, पूरा दादर छान मारा, बॉम्बे सेंट्रल छान मारा, पूरा घाटकों पर, अंधेरी, बोरीवली, सब जगह घूम चुका हूं, हर स्टेशनरी दुकान में जा चुका हूं, हर ऑफिस में जा चुका हूं। जहां भी जाता हूं लोग बोलते हैं इंटरेस्ट नहीं है, पैसा नहीं है, बाद में आओ, तुम्हारे कंपनी के बारे में सुना नहीं है, पहले सैंपल दे के जाओ, बाद में देखेंगे, ऐसे ऐसे बोलते हैं। सर मैं क्या करूं? बोलते हैं तुम बाहर वेट करो, बाद में बात करता हूं। मैं बाहर चला गया, चेक वहीं पड़ा था और ऑफिस में माहौल जैसा गर्म हो गया। सब लोग छोड़ के चले गए फटाफट, अपनी सैलरी विलरी लेके निकल गए। करीबन 11 बजे ऑफिस में मुझे कैबिन के अंदर वापस बुलाया मेरे बॉस ने और मेरे को बोलते डीएसआर लेके आना। डीएसआर होता है डेली सेल्स रिपोर्ट, जो हर दिन शाम को हम लिखते थे। और डीएसआर निकाल के मेरे को बहुत सारे सवाल पूछने लगे। बहुत सारे सवाल पूछा और बोलते डीएसआर लाओ पूरे के पूरे। बोलते ये आदमी ने क्या बोला, वो आदमी ने क्या बोला, हर चीज के बारे में, हर आदमी के बारे में बहुत सारा पूछने के बाद मैंने 1 महीने में कुछ 525 विजिटिंग कार्ड इकट्ठा किया था। सबके सब जवाब देने के बाद उनको उस दिन समझ में आया, लड़का ने मेहनत किया है मगर रिजल्ट नहीं आया। ये तो 525 विजिटिंग कार्ड नहीं आता। नंबर 2, हर कार्ड में पीछे लिखता था किसने क्या बोला और रिपोर्ट में वही रिफ्लेक्ट होता था। तो उन्होंने पकड़ने को कोशिश किया मगर मैंने झूठा काम नहीं किया था। समझ में आने के बाद मुझे बिठा के मेरी जिंदगी का सेल्स का सबसे पहला लेसन मेरे बॉस नरेश मल्होत्रा ने 5 सितंबर 1991 के दिन, उस दिन मुझे सिखाया। उन्होंने एक नया फॉर्मूला बताया और वो फॉर्मूला मेरा पूरा जिंदगी, मेरा पूरा लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। उन्होंने जो फॉर्मूला बताया उसके बाद मेरा लाइफ सेकंड लेवल पर पहुंच गया। पहले से तो मेहनत करता ही था मगर वो एक फॉर्मूला पूरे की पूरे लाइफ को चेंज कर दिया। एंड उन्होंने 5 सितंबर 1991 के दिन जो फॉर्मूला उस दिन बताया था, वो एक फॉर्मूला था which was called, a formula called 8/73। 600 फॉर्मूला बताया। मैं खुश हो गया, बोला सर अभी मैं जाता हूं, अभी पूरे के पूरे बॉम्बे को आग लगा दूंगा, काम कर डालूंगा सर, फिक्र मत करो, 200 कर डालूंगा। ऐसा बोल के मैं जैसे बाहर जा रहा था, मेरे बॉस बोलते राजेश आज काम करने की जरूरत नहीं है। क्यों सर? तुमको जो मैंने 8/73 समझाया, इसका तुम पहले नोट्स बनाओ, अगर तुम्हारा नोट्स पसंद आया तो तुमको नौकरी पे रखेंगे वरना नहीं रखेंगे, आज नोट्स बनाओ। ऐसे बोल के चले गए वो और मैं बॉम्बे से वो क्या बोलते हैं नारिमन पॉइंट चला गया। 8/73 के बारे में उन्होंने मुझे जो जो समझाया उसका नोट्स बनाया और शाम तक रात को 2 बजे तक मैं नोट्स बना के अगला दिन सुबह 8 बजे उनको करीबन 32 पेज का नोट्स दिखाया। सब नोट्स पढ़ने के बाद नरेश मल्होत्रा बोलते हैं नोट्स तो बढ़िया बना है मगर अभी इसको इंप्लीमेंट करते जाओ, जिंदगी बदल जाएगा, फिक्र मत करो। हर कस्टमर को मिलने से पहले 8/73 के नोट्स पढ़ लेना। मैं बोला सर वही करूंगा और वो करता गया। अगला महीना कस्टमर के सामने जाता था और मिलने से पहले एक बार और उसको जाके इंप्लीमेंट करता था। देखते देखते दूसरा महीना आ गया मेरा दूसरा सैलरी डे 5 अक्टूबर 1991 और 5 अक्टूबर तक वो जो नोटिस बोर्ड था, नोटिस बोर्ड के हालात जरा बदल गया था। 1 नंबर पर जो नाम था मणिपाल पहला महीना, उसका नाम 2 नंबर पर आ गया था। सामने फिगर था 176, 176। 1 नंबर पर नाम चला गया था राजेश टैगोर, फिगर था 1760। एक आदमी जिसको हिंदी नहीं आता था, जिसको अंग्रेजी नहीं आता था, जो अभी अभी गांव से आया हुआ था, जो पहला महीना 10 में से 10वां नंबर था, जो पहला महीना 23 पैकेट बेचा था, 73 लोगों ने
जिसको नौकरी देने से इनकार कर दिया था, वैसा आदमी जिसको हर आदमी ठुकरा था, वो आदमी को 23 पैकेट से लेके अगर 1760 पर कोई चीज लेके जा सकता था, वो ये था 8/70। 5 अक्टूबर 1991 के दिन मेरा बदनसीब, मेरा बॉस नरेश मल्होत्रा जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग देके बड़ा किया, उन्होंने वो ऑफिस में नहीं थे, तो हमारे कंपनी का डायरेक्टर अर्जुन मार्केटिंग सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर संजीव तेजवानी साहब, उन्होंने फर्स्ट फ्लोर के उनके कैबिन में बुलाया और बोलते राजेश सामने बैठ जाओ। बैठ गया मैंने और बोलते राजेश तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। मैंने बोला मेरे लिए बैड न्यूज क्या है सर? बोलते पहले गुड न्यूज देंगे। सर क्या है गुड न्यूज? तुम्हारा सैलरी 650 से बढ़ाकर 1000 रुपीज कर रहे हैं। मैं खुश हो गया। बोलता सर बैड न्यूज क्या है? बोलता है बैड न्यूज, बैड न्यूज, बैड न्यूज। सामने बैठा हुआ संजीव तेजवानी खड़े हो गए और बैड न्यूज, बैड न्यूज, बैड न्यूज, बैड न्यूज, बैड न्यूज। ये कुर्सी ऐसा था, मैं सामने बैठा था, मेरे कंधे के ऊपर हाथ रख के बोलते राजेश समझा करो, कंपनी हमारा अभी स्टार्ट हो रहा है, थाना में फैक्ट्री है, 2 शिफ्ट चलाते हैं, तो महीने का 900,000 पैकेट कार्बन बनता है। तुमने 1 महीने में इतने सारे ऑर्डर बुक कर लिए कि अगला 3 महीना कार्बन पेपर बेचने का। मैं बोला तो क्या बेचूं सर? बोलता है हमारा टाई अप है। टाई अप बोला तो दूसरे कंपनी के साथ अपना टाई अप है, हम सन गीजर और फायर एक्सटिंग्विशर के साथ हमारा टाई अप। बोलते ये बेचो। पता नहीं क्यों गीजर बेचने में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, आई डोंट नो व्हाई। और तब तक मुझे बॉम्बे की हवा लग चुकी थी, काफी था। 1 महीना 2 महीना काफी था, बम्बईया बनने में 2 महीना काफी होता है। और मैंने वही किया जो बम्बई का एक शाना तो लड़का करता है, नौकरी करता गया और पूरा दिन इंटरव्यूज, दूसरा नौकरी ढूंढता गया। अब तक मैं इतना समझदार हो गया था तो कहीं भी जाऊं मुझे लोग नौकरी देने लगे, कोई ना नहीं बोलता था। और 15 अक्टूबर 1991 के दिन मैंने दूसरा कंपनी ज्वाइन किया जिसका नाम था ऑक्टोलिंक्स। ऑक्टोलिंक्स में करीबन 120 लोग, कुछ येलो पेजेस का कंपनी था, 8 अलग अलग किस्म के येलो पेजेस का कुछ बना रहे थे। वहां पर मुझे बनाया गया सेल्समैन। 1650 का सैलरी था और पहला महीना 120 में आई वॉज नंबर 1। ये ऑक्टोलिंक्स के 120 जो स्मार्ट लड़की लोग थे, सबके सब टाई लगा के, शूट लगा के, पूरा इंग्लिश बोलने वाले, उनके सामने एक ही सब लोग मेरे को चिढ़ाते थे मद्रासी, क्योंकि अपन मुंह खोलता था, जुबान खोलता था तो मद्रासी वाला एसेंट गांव का नजर आता था, देखने से ऐसा दिखता था। अब क्या है, पहला महीना मैं नंबर 1 भी कैसे? 120 लोग में नंबर 2 जो था वो 11,300 रुपए का कलेक्शन लाया था, मनी लाया था येलो पेजेस के एडवर्टाइजमेंट बेच के। नंबर 1 में मैं लाया था 90,000। नंबर 2 से लेके नंबर 120 तक बहुत गहरा कंपटीशन था, 1 नंबर के आसपास कोई नहीं था। ये 120 लड़की लोग, बॉम्बे के ऑक्टोलिंक्स के सेल्समैन लोग दिन रात एक ही बात करते थे, यार ये राजेश टैगोर हिंदी नहीं आता है, इंग्लिश नहीं आता है, बोलना नहीं जानता है, मद्रासी इतना गंदा दिखता है, साला रोज 2 चेक किधर से ला रहा है। जो सीक्रेट इन लोगों को जिंदगी में कभी भी समझ में नहीं आए, जो सीक्रेट सिर्फ मेरे को मालूम थी, वो थी 6 महीना 7 महीना वो कंपनी में नंबर 1 होने के बाद मैंने तीसरा कंपनी ज्वाइन किया, डेव थॉमसन एसोसिएट। ये कंपनी में 34 लोग काम करते थे, बेलाड पियर बॉम्बे में ये ऑफिस था और वहां पर 34 सेल्समैन, और मैं बन गया 35वां नंबर मेरा। और ये कंपनी में पहला महीना मैं बन गया नंबर 1, दूसरा महीना नंबर 1, तीसरा महीना नंबर 1, चौथा महीना डेव थॉमसन में तकलीफ स्टार्ट हुआ। एक नया लड़का ज्वाइन किया जिसका नाम था कुछ असगर, बहुत हैंडसम आदमी था, बहुत ही बढ़िया आवाज था, बुलंद आवाज था, बहुत मस्त पेंटर था, इंग्लिश उसका शानदार था, हिंदी इलाहाबाद से आया था तो जबरदस्त था, हर किस्म से हैंडसम, सिल्वर स्टार लगता था। इतना खूबसूरत, इतना हैंडसम, इतना बढ़िया आदमी को मैंने आज तक देखा नहीं था। ये आदमी में बहुत सारे खूबियां थी,
बस सब चलता था, मगर एक बात से मैं भी जलता था। उसको भी 8/73 मालूम था। पहला महीना वो उसका पहला महीना, मेरा चौथा महीना। लास्ट डे के दिन अचानक बाई चांस मैं नंबर 1 पर हूं, असगर नंबर 2 पर है, और हम दोनों के बीच में जो डिफरेंस था बहुत ही कम था। मेरे को पिछले 8-10 महीने से आदत पड़ गया है नंबर 1 कहीं, नंबर 2 कहीं, और अचानक इतना क्लोज कंपटीशन मेरे को झटका लगा। और मेरे कंपनी में साइड बाय साइड दूसरे कहानियां चलते थे। एक लड़की काम करती थी, एक ही लड़की काम करती थी डेव थॉमसन में, इसका नाम था रीना। जो 34 लड़के लोग काम करते थे, 35 सब के सब उसको लाइन मारते थे, सेल्समैन। मैं भी उसको, सब लोग क्या है जाके उसको चांस मारते थे। कोई उसको ले ग्रीटिंग कार्ड बनाता था, कोई फ्लावर लेके जाता था, कोई उसको प्रपोज करता था, कोई हर आदमी अपने हिसाब से उसको पटाने को कोशिश कर रहा था। ये लड़की दूसरे किसी को भाव नहीं देती थी। ये लड़की सिर्फ एक आदमी के साथ बराबर बात करती थी। किसके साथ? ना ना ना, ये फिल्मी नहीं है कहानी, ये सच्चा कहानी है। रीना जो भी कंपनी में नंबर 1 होता था उसके साथ ठीक से बात करती थी, बाकी किसी को भाव नहीं देती थी। 4 महीने से 3 महीने से मैं नंबर 1, तो मेरे साथ वो स्पेशल बातें करती थी, मुस्कुरा के बातें करती थी, तो बाकी 34 लोग साले जलते थे। असगर आया 2 नंबर पर हो गया, मगर बाकी 34 को एक जान आ गया कि राजेश टैगोर को बीट करने वाला आ गया। और मेरा बॉस विवेक वेंकटेश, जो कि चंबूर में ही रहता है, सामने ही रहता है, वो जमाने में देखा कि दोनों तरफ बराबर आग लगी हुई। मेरे पास आता था और मेरे को बोलता था, राजेश इतना दिन नंबर 1 हुआ, कोई बड़ी बात नहीं, अब नंबर 1 बन के दिखाओ, अब चुनौती का टाइम है, अब चैलेंज है, बनो नंबर 1, देखता हूं कैसा बनते हो। मेरे को बोलता था, मैं बड़े गुस्से से बोलता, आज कुछ कर डालूंगा। मेरे सामने दूसरे कैबिन में जाके बोलता था, असगर पूरे कंपनी में अगर राजेश टैगोर को बीट करने वाला कोई मर्द है वो सिर्फ तुम है, करो बोलता। इधर से मेरे को डालता था, उधर से उधर को डालता था, इधर पेट्रोल उधर पेट्रोल, दोनों की तरफ आग लगी। दोनों बोलते वंदे मातरम, दोनों जाते थे, बिजनेस लेके आते थे। एंड अगला महीना 1 से लेके 29 तक नोटिस बोर्ड में नाम था असगर का। 30 तारीख को नाम आ गया मेरा। अगला महीना 1 से 30 तक वो नंबर 1, 31 तारीख को मैं नंबर 1। अगला महीना वापस 1 से 29 तक वो नंबर 1, 30 तारीख को मैं नंबर 1। मैं क्या करता था, सारा महीना जितने भी चेक्स आते थे सब दबा के रखता था। अचानक 30 तारीख को निकलता था। अपने को मालूम है नंबर 1 नहीं बनेगा, लड़की भाव नहीं देगी। अंदर से मैं उसको बहुत चाहता था, वो जमाने की बात कर रहा हूं, बहुत चाहता था अंदर से बहुत। और सब लोग उसको कोशिश करते थे। मैंने कभी बोला नहीं, क्योंकि मेरे को अपना गेटअप फिगर वो जमाने का मालूम था, तो बोला नहीं। एंड असगर क्या, जितने भी चेक्स आते थे दिखा देता था। 3 महीना कंटिन्यूस देखा, 30 तारीख को ये साला 25 चेक ला रहा है, 40 चेक ला रहा है, कुछ तो दाल में काला है, समझ में आया। चौथा महीने से असगर ने भी चेक छुपाना स्टार्ट किया, और मेरा नसीब अच्छा, किसी ने मुझे बता दिया, देख राजेश वो भी गेम खेल रहा है। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था सिवाय मेहनत की। असगर का कन्वर्शन रेशियो था, कन्वर्शन रेशियो ना, मैं 5 लोगों को मिलूंगा तो वो 5 को मिलता था तो उसको 1 सेल मिलता था। मेरा कन्वर्शन रेशियो, मैं 20 को मिलता था तो मुझे 1 सेल मिलता था। मुझे दिन का 2 सेल तो लाना ही था असगर के साथ कॉम्पीट करने के लिए। वो आसानी से दिन का 2 लाता था, और दिन का 2 लाने के लिए मुझे दिन का 40 लोगों को मिलना पड़ता था, 50 लोगों को मिलना पड़ता था, 60 लोगों को मिलना पड़ता था। मैं सुबह 9 बजे कलबा देवी मस्जिद की गलियों में कोल्ड कॉल करता हुआ निकलता था। एंड रात को कभी 9 बज गया, कभी 10 बज गया, कभी 11 बज गया, कभी 12 बज गया, 2 चेक नहीं तो मैं घर वापस नहीं जाता था। याद है मुझे आज भी वो दिन, रात को 11:30 बज गया, 12:30 बज गया, सब लाइट बंद हो गई, कोई दुकान कोई ऑफिस खुला नहीं है। विरार लोकल ट्रेन में आने के बाद, विरार लोकल ट्रेन के अंदर कोई भी आदमी, हर आदमी के पास जाके मैं येलो पेजेस का ऐड दो, कोई भी हाँ बोले ना बोले मतलब नहीं, मैं सिर्फ बोलता था।
ये 1 घंटा मेरिल लाइन से लेके नाला सोपारा तक क्यों बर्बाद करूं, क्यों वेस्ट करूं बोल के मैं लोकल ट्रेन के अंदर कॉल करता था। जब तक रात पूरा खत्म नहीं होता है तब तक मैं कोशिश खत्म नहीं करता था। ऐसा मेहनत करते करते हर दिन सिर्फ परिश्रम के ऊपर अगला 4 महीना मैं नंबर 1 रहा। उसके बाद हालात ऐसा हो गया कि असगर सचमुच 1 महीना बहुत ही आगे निकल गया और मुझे मालूम पड़ा कि समझ गया ये महीना तो मैं असगर को बीट नहीं कर सकता। और उसी वक्त मेरा किसी पुराने दोस्त ने मुझे फोन करके बताया कि पूना में एक आदमी है जिसका नाम खुशरू है, वो लोगों को, सेल्समैन लोगों को ब्लू डायमंड होटल में ट्रेनिंग देता है, 5,000 फीस लेता है। 1992 की बात कर रहा हूँ। बोलते तुम उधर जाओ, तुम्हारे जैसे सेल्समैन के लिए जरूरत है। मैं पूना चला गया एंड खुशरू के पास 3 दिन का ट्रेनिंग लिया और खुशरू ने मुझे बहुत सारे नए बातें सिखाया। बोलता है ट्रेनिंग देना, रोज सुबह उठ के कैसेट सुनना, रोज किताबें पढ़ना, ट्रेन का टाइम बर्बाद मत करना, कस्टमर को सर्विस देना, झूठा वादा मत करना, हमेशा बड़ा सोचना, बड़ा लिखना, लाइफ का गोल बनाना, लाइफ का पर्पस लिखना, ये सब के सब उसने पूरा सिस्टमेटिकली काम करने का जो तरीका बताया उसको मैं इंप्लीमेंट करता गया तो मेरे को भी अच्छा कामयाबी मिलने लगा। 18 महीना कुल मिला के असगर के साथ मेरा कंपटीशन हुआ। सारा 18 महीना मैं नंबर 1 था और वो नंबर 2 था। 18 महीने के बाद एक दिन असगर मुझे आके बोलता, राजेश तुम्हारे साथ कंपीट करके बहुत मजा आया, मगर मेरा एक ड्रीम अभी भी पूरा नहीं हो पाया और शायद नहीं हो। मैंने बोला क्या, कौन सा ड्रीम? बोले 1 महीना राजेश यार, 1 महीना तुमको बीट करना था। मैं बोला करना? बोलते नहीं यार, मुझे सऊदी में नौकरी मिला, मैं सऊदी जा रहा हूं। गले मिला, सऊदी चला गया। वो सऊदी चला गया और डेव थॉमसन एसोसिएट्स मुझे टेरिटरी मैनेजर बना दिया। I became the boss of some people. As a territory manager, I was India number 1 territory manager. Then they made me the city sales manager. As a city sales manager, Dave Thompson, I was India's number 1 city sales manager. And 1st June 1995, 1 जून 1995 के दिन डेव थॉमसन में करीबन 25,000 रुपया सैलरी प्लस 10,000 रुपया 15-20,000 रुपया कमीशन, ये सब मस्त जिंदगी चल रहा था। ये वाला नौकरी को छोड़ के मस्त सा जबरदस्त 1995 में मेरे खानदान में किसी ने भी 35,000 देखा नहीं था। वो वाला नौकरी को छोड़ के मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। I started my own business. I wanted to publish yellow pages, multicolored yellow pages. और 1995 हालात ऐसा था कि पूरे बॉम्बे में 88 से लेके 1995 तक 8 साल 7 साल में करीबन 200 कंपनियां येलो पेजेस के नाम पर पैसा लेके भाग गई। आप अगर किसी को येलो पेजेस बोलते थे तो वो सीधा पुलिस को दे देते थे। इतना बुरा नाम था, उतना बैड नेम था। वो जमाने में मैंने चैलेंज लिया कि आज के बाद मैं अगला 2.5 साल में 30 महीने के अंदर बॉम्बे का एक मल्टी कलर्ड येलो पेजेस छापूंगा। पब्लिक बोलते था यार एम&एम पब्लिकेशन 400 करोड़ का कंपनी, वो बॉम्बे में छाप नहीं पाया, वो पैसा लेके भाग गया। सेसासिएट येलो पेजेस छाप नहीं पाया। टाटा प्रेस येलो पेजेस 95 में उसके ऊपर कोर्ट में केस होने की वजह से बंद हो गया था। ये बड़े बड़े दिग्गज जो नहीं कर पाया, तुम राजेश टैगोर क्या करवा लो? बोला जो है करके दिखाऊंगा। एंड विद इन ए स्पैन ऑफ 30 months, 1 Jan 1998 के दिन मैं बॉम्बे के इतिहास का फर्स्ट एंड ओनली मल्टी कलर येलो पेजेस छापा। इट्स कॉल्ड बॉम्बे बिजनेस। दिस इज द बॉम्बे बिजनेस बुक। आपने अगर कभी येलो पेजेस देखे हैं, ये बॉम्बे का, इंडिया का हिस्ट्री का फर्स्ट एंड ओनली मल्टी कलर्ड येलो पेजेस है। एंड नाम लिखा है राजेश टैगोर, इसको मैंने छापा है। I'm the patient. 1999, I got into MLM business. बहुत सारे MLM कंपनी के बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रोस्पेक्ट किया, हर जगह पर लेके गए। I got into MLM business and 2000 I got into training. सन 2000 से लेके आज तक मैं ट्रेनिंग देता आ रहा हूँ। MLM बिजनेस में जब मैं था, I was not a distributor, I was the owner of a multi-level marketing company. I was into ये बॉम्बे बिजनेस बुक को मैं MLM से पब्लिश करता था और मेरा कुछ प्रिंसिपल्स हुआ करते। प्रिंसिपल नंबर 1, आप MLM के हो तो मैं बता रहा हूं, हर दिन सुबह 11 बजे मैं प्लान दूंगा। हर दिन सुबह डॉट 11 बजे मैं प्लान दिखाऊंगा। और मेरे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर लोग थे सबको मालूम था कि राजेश टैगोर 11 बजे खड़ा हो।
एंड वो लोग सबके सब अपनी डाउनलाइन को वो मीटिंग में बुलाते थे। मैं खड़ा होकर स्पीच अच्छा देता था और जो भी आते थे मैं उनको एग्जैक्टली 50 मिनट्स खड़ा होकर समझाता था। एवरी डे सुबह पंप हाउस में, अंधेरी ईस्ट पंप हाउस में 401 मनीष टावर में मेरा घर हुआ करता था। वहां पर रोज सुबह 30, 40, 50 लोगों को एवरी डे मैं समझाता था। या और जितने लोग आते थे मेरे पास उन सबके साथ डाउनलाइंस का हर आदमी के पास पर्सनली जाके मैं क्लोज करता था। हर आदमी को मैं पर्सनल सर्विस देता था। कोई भी आदमी मुझे फोन किया और मैंने उठाया नहीं फोन, ऐसा कभी होता नहीं था। हर आदमी को मैं ड्रीम्स बताता था और मैं कहता था कि ये बिजनेस नहीं है, गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये तुम्हारा ड्रीम्स है और आके लाइफ में कामयाब बनना चाहते हो तो ही ये अपॉर्चुनिटी है। ताव में आके ये बिजनेस ज्वाइन मत करना। आई वॉज वेरी वेरी प्रिंसिपल ओरिएंटेड इन माई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। 1 जून 1990 2000 तब से लेके आज तक मैं ट्रेनिंग में दे रहा हूं। और आज अगर आप देखेंगे इंडिया का और दुनिया का सबसे बेहतरीन कंपनी, जो बेस्ट कंपनी है, वो सबके सब मुझे ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं। कोका कोला नाम आप लोगों ने सुना होगा, द नंबर 1 कंपनी इन द वर्ल्ड। मैं जाता हूं कोका कोला के सेल्समैन को ट्रेनिंग देता हूं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल आप लोगों ने सुना होगा, सुना है कि नहीं? I go and train the Procter and Gamble. LIC ऑफ इंडिया नाम आप लोगों ने सुना होगा, वर्ल्ड्स नंबर 1 कंपनी, इंडिया नंबर 1 कंपनी। आप लोगों के पास LIC का पॉलिसी होगा, मैं LIC को जाकर ट्रेनिंग देता हूँ। महिंद्रा नाम सुना होगा, मैं महिंद्रा को ट्रेनिंग देता हूँ। हिंदुस्तान लीवर नाम आप लोगों ने सुना होगा, I go and train। RMP नाम सुना होगा। आज आपके सामने डायनामा ग्रुप के मदद से That's a brief story about me. मेरा छोटा सा जिंदगी के जितने सपने मैंने देखा था आज तक, उस सब के सबको हासिल किया और आगे भी मेरे जिंदगी के सारे ख्वाब पूरा करूंगा। That's me. That's my life. Any questions? What is 8/73? मैं जानता था ये सवाल आएगा, दोनों पूरा प्रोग्राम इसी का। Any other question? हाँ, गुड। रीना का क्या हुआ? ये हर जगह पर आता ही है। 25 सितंबर 1995 के दिन रीना ने आके मेरे को शादी कर लिया। हम दोनों शादी के बाद बहुत मेहनत किए। वो बॉम्बे बिजनेस बुक दोनों मिलके ही हमने पब्लिश किया। वी आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग एंड नतीजा, हमारा मेहनत का नतीजा तो आता ही है। एक लड़का एक लड़की हो गए। एनी अदर क्वेश्चन? 8/73 क्या है? यही आखिरी क्वेश्चन है। हाँ, क्या है ये बात मैं आपको क्यों बताऊं? हाँ, अगर मैं 8/73 क्या है बताया तो आप क्या करेंगे? इंप्लीमेंट करेंगे? इंप्लीमेंट करेंगे? पक्का? वादा? कसम खा के कह सकते हो? तो खड़े हो जाओ, बोलो मैं कसम। हाथ उठा के सब लोग बोलिए, मैं कसम खा के कहता हूं आज के बाद हर प्रोस्पेक्ट के सामने समझाते वक्त मैं 8/73 फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करूंगा, यूज करूंगा। ये सच्चा वादा है। इट्स ए जेंटलमैन प्रॉमिस। लेडीज प्रॉमिस बोलेंगे। थैंक यू एंड बी सीटेड प्लीज। एट बाय 73, हाँ, ये 8/73 के बाद ब्रेक पे जाएंगे, ठीक है ना? 8/73 के बाद तक आप रोक सकते हैं अपने आप को। 8/73 दोस्तों एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग फॉर्मूला है।
जिसका मतलब है आप जब जाते हो कस्टमर को मिलते हो, कस्टमर को समझाते हो, प्रोस्पेक्ट को समझाते हो, आरएमपी बढ़िया अपॉर्चुनिटी, जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये जिंदगी बदल जाएगा, कोई दूसरे कंपनी की तरह नहीं, मस्त कंपनी, जोरदार कंपनी वगैरह 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 वगैरह, इसमें आ जाए तुमको कार मिलेगा, इसमें आ जाए तुम टाइगर बन जाओगे, हफ्ते का 10,000 कमाओगे, लायन बन जाओगे, 40,000 कमाओगे, डायनेमिक ग्रुप में हमारा ये है, ट्रेनिंग है, अपना 12 प्रोडक्ट है, उसमें ये है, वो है, वो है, बढ़िया चीज है, आजा आजा आजा। कोई भी कस्टमर अच्छा ऐसी बात है, ये ले ले पैसा, मैं आ जाता हूं, ऐसा बोलता नहीं। हर आदमी तुम समझाने के बाद सोचने लगता है, बोलता है ठीक है, बहुत सुना है, बहुत देखा है, तूने कितना कमाया, तेरे अंडर में कितने हैं। और नॉर्मली हम जाते कभी ज्वाइन करते करते अगला दिन अपन ने, अरे यार मैं कल ही तो ज्वाइन किया, बोलता है नहीं यार तेरे को कैसा मालूम अच्छा कंपनी है, तू फंस गया, मेरे को क्या को फंसा रहा। लोगों के सब स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम लोग जब कस्टमर के पास जाते हैं, कोई भी आदमी आजा रजा ये माल लेके जा बोलता नहीं है। ये कस्टमर लोग जो हम लोगों को प्रोस्पेक्ट लोग जो बोलते हैं अभी नहीं, बाद में आना, तू कैसे फंस गया, तेरे को अकल नहीं, ये सब जो बोलते हैं, ये सब के सबको सेल्स की भाषा में बोलते हैं ऑब्जेक्शन। और ये ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने वाला फॉर्मूला है 8/73। इसमें 2 भाग है, पहला 8 के बारे में है, दूसरा 73 है। 8 इज अबाउट सेल्स पीपल, 8 इज अबाउट यू एंड मी, 73 इज अबाउट प्रोस्पेक्ट्स, कस्टमर्स, जो जिनको हम लोग जाते हैं पटाने के लिए, जिनको हम लाते हैं बिजनेस सेल करने के लिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, 2 पार्ट्स। ओके, सो 8 के बारे में पहले बात करते हैं। 8 का मतलब यह है, अगर पूरे दुनिया में 100 नेटवर्क बिल्डर्स हैं या 100 सेल्समैन या 100 हमारे जैसे लोग हैं, हम लोग जाते हैं कस्टमर के सामने, प्रोस्पेक्ट के सामने, बैठाते हैं, समझाते हैं, बोलते हैं यार बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ये जो है जिंदगी बदल जाएगा, तेरा कौन सा ड्रीम कार है वो आ जाएगा, देख इतने सारे लोगों ने कमा लिया, ये देख वो देख, समझाते हैं। प्रोस्पेक्ट बोलता है ठीक है यार, सोचते अभी करना, अब भी मेरे को इंटरेस्ट नहीं, टाइम नहीं, अब भी टाइम नहीं, अब भी इंटरेस्ट नहीं, ऐसा बोलते हैं क्या? कोई भी बोलते हैं तो बोलिए आए। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, ये अपनी बातचीत का हो गया ऑब्जेक्शन नंबर 1। सेल्स की भाषा में बोलते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्शन। हम जाएंगे, कस्टमर कोई भी आजा राजा चेक लेके जा बोलेगा नहीं, कुछ तो बोलेगा, नॉलेटे से अभी मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, इज ऑब्जेक्शन नंबर 1। यह ऑब्जेक्शन सुन के जो 100 लोग उसके सामने गए थे, 100 में से 44% सेल्स पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड गिव अप ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्शन। 100 में से 44 वहीं पर खत्म हो गए, बोलते इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं, जाने दे यार, वापस आ जाते। बचे कितना? 56। वो लोग अभी तक खत्म नहीं हुए, सामने बैठे हैं, वो अभी भी समझा रहे हैं, बोलते यार आरएमपी बढ़िया अपॉर्चुनिटी, 12 प्रोडक्ट, फॉरेन टूर का मौका, तुम अगर करोगे जल्दी से, हफ्ते में एक बार पेमेंट, इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगा नहीं। क्या तेरे को पैसा कमाने में इंटरेस्ट नहीं है? क्या तेरे को गाड़ी खरीदने में इंटरेस्ट नहीं है? क्या आपको लाइफ बना सुधारने में इंटरेस्ट नहीं है? क्या आपको ड्रीम्स को फुलफिल करने में इंटरेस्ट नहीं है? क्या आपको जिंदगी बनाने में इंटरेस्ट नहीं है? आरएमपी ज्वाइन करो, सबके सब अपने आप हो जाएगा। चलो 7,000 का लोगी या 8,000 का, अपने जो प्रोडक्ट्स है, वैक्यूम क्लीनर लोगे या शूट या लैपटॉप, यानी अपन ने एक्चुअली क्या किया, उसने जो बोला इंटरेस्ट नहीं है उसको हैंडल किया। मगर हैंडल कितने लोग करते हैं? 56 ही करते हैं। 100 में से 44 तो इंटरेस्ट नहीं है सुन के खत्म ही हो जाते हैं। सबको समझ में आ रहा है, बराबर है ना? ये 56% जब समझाते हैं तो प्रोस्पेक्ट 2-3 मिनट सोच के दूसरा मारता है, बोलते हैं इंटरेस्ट नहीं है। बोला तो ऐसा इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है, ऐसा करो, अभी क्या है, पगार मिलके बहुत दिन हो गए, पैसा नहीं है, अब एक काम करो, अगला महीना आ जाना, अगला महीना कर, पगार की बात करते, बराबर है? कैसे बोलते हैं क्या? अभी नहीं, बाद में। तो ये हो गया ऑब्जेक्शन नंबर 2। ये दूसरा ऑब्जेक्शन सुन के जो 56 बचे थे, उसमें से 22% पीपल, ये इंटरनेशनल रिसर्च है, बोलते हैं 22% पीपल गिव अप व्हेन द कस्टमर रेजेस द सेकंड ऑब्जेक्शन। दूसरी बार जब इनकार करता है, ना बोलता है, रिजेक्ट करता है, रिफ्यूज करता है, तो
56 में से और 22% लोग निकल जाते हैं। 56 में 22 गए तो बचे 34। 34% पीपल अभी तक कस्टमर के घर से, प्रोस्पेक्ट की यहां से वापस आए नहीं है। वो लोग आगे समझाते हैं, क्या बात कर रहे हैं, अगला महीना करेंगे। सर अगला महीना तक जो काम हो सकता है वो ये महीना आज ही स्टार्ट करने में क्या प्रॉब्लम? अगला महीने तक हो सकता है 4 हफ्ते में 10-10 हजार के हिसाब से 40,000 आप एक्स्ट्रा कमा लें। अगला महीने तक हो सकता है कि आपके 10 और दोस्त दूसरे के अंडर में ज्वाइन कर ले। वैसे भी कहावत है, कल करो सो आज कर, आज करो सो अब। कुछ लोग तो जरा 2 स्टेप आगे जाते हैं, अगर बहुत ही क्लोज है तो बोलते तेरा शादी हुआ ना, शादी के टाइम पे तूने क्या बोला, अगला महीना हनीमून बोला कि आज ही हनीमून बोला तूने? अरे हनीमून को अगला महीना और चला बाकी सबके लिए। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? समझ में आ रहा तो बोलिए हाँ। तो जैसा है, बच्चा जब होता है 5 साल का, हम थोड़े ना बोलते अगला महीना एडमिशन देंगे, अगला साल एडमिशन देंगे। याद रखो, जिस वक्त जो काम करना है उस वक्त वही काम करना है। बेस्ट टाइम लाइफ का स्टार्ट करने का जब मैं आया हूं, मैं आज आ गया हूं, तो स्टार्ट करते हैं। मुझे बताना कि 6,000 वाला प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे या 8,000 वाला। यानी आपने एक्चुअली क्या किया, 34% पीपल सेकेंड ऑब्जेक्शन को हैंडल किया। कस्टमर अभी चुप नहीं बैठता है, प्रोस्पेक्ट बोलता है यार तुम जो बोल रहे हो बराबर ही है, मैं भी सोच रहा हूं, मगर एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसा है, एक बार तो पापा को पूछना ही पड़ेगा, वाइफ को पूछना ही पड़ेगा, भाई को पूछना ही पड़ेगा, सीए को पूछना ही पड़ेगा, ऑलरेडी मेरा देखना ही पड़ेगा, किसी ना किसी को पूछना ही पड़ेगा। बोलते हैं ना, भाई को, बाप को, मम्मी को, अंकल को, आंटी को, बाजू वाले की बीवी को, किसी ना किसी को पूछना, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्शन नंबर 3। तीसरा ऑब्जेक्शन सुन के जो बचे थे 34%, उसमें से 16% पीपल गिव अप व्हेन दे हियर द थर्ड ऑब्जेक्शन। तीसरा ऑब्जेक्शन सुन के 34% खत्म हो गए। ये 34% खत्म होने के बाद बचे कितने? 34 में 16 खत्म हो गए, बचे कितना? 18%। ये 18 कस्टमर को सामने जाके समझाते हैं, तीसरा ऑब्जेक्शन का जवाब देते हैं, बोलते हैं आज हम लोग जो बात कर रहे हैं सब्जेक्ट का, उसका महत्व समझना। आज हम बात कर रहे हैं आपकी कमाई का। आप हफ्ते का 10,000, अगला महीने से 40,000, 3 महीने के बाद हफ्ते का 40,000, यानी महीने का 1.25 लाख। उसके बाद हफ्ते का लाख रुपया। आप कमाने के बारे में बात करो। आप एक हफ्ते का लाख रुपया कमाना चाहिए या नहीं चाहिए, इसका फैसला आप करेंगे कि आपका चच्चा करेगा? चाचा करेगा, वो कमाया, उसका नहीं करेगा, उसके बारे में बाप सोचेगा, उसके बारे में। आपके लाइफ के बारे में कौन सोचेगा? आप सोचेंगे। आपके बच्चे के बारे में कौन सोचेगा? आप सोचेंगे। मैं आज बात कर रहा हूं आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके लाइफ के बारे में, तो वही बात कर रहा हूं। आपकी लाइफ के बारे में कौन सोचेगा? बोला मैं ही सोचूंगा। वही बोल रहा हूं, 8,000 करेंगे या 6,000? ऑब्जेक्शन हैंडल्ड। कस्टमर बोलता है यार एक्चुअली तेरे को मैं सच बताता हूं, अभी 8,000 नहीं है। तो जैसे अभी मेरे पास पैसा नहीं है, जैसा पैसा आ जाएगा तब मैं फोन करके बुला लूंगा। ऐसे बोलते हैं क्या? दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्शन नंबर 4। जैसे कस्टमर बोलता है अभी मेरे पास पैसा नहीं है, ये सुन के जो 18% बचे थे उसमें से 10% पीपल गिव अप ऑन द फोर्थ ऑब्जेक्शन। 10% लोग चौथा ऑब्जेक्शन सुन के वापस चले जाते हैं। 18 में 10 चले गए, बचे कितना? 8। ये लोग वापस नहीं, ये लोग कस्टमर के सामने बिठा के समझाते, सर क्या बात कर रहे हो, पैसा नहीं है? नहीं है। सचमुच पैसा नहीं? नहीं है। कसम खा के बोल पैसा, तो तेरे कसम यार पैसा नहीं। बोलते पैसा नहीं है, इसीलिए आरएमपी ज्वाइन करना जरूरी। जिसके पास अभी 8,000 ज्वाइन करने को नहीं है, उसी आदमी को हफ्ते का 10,000
कमाना शुरू करना जरूरी है। उसी आदमी को हफ्ते का लाख रुपया कमाना जरूरी है कि जिंदगी में कभी भी ये किसी को भी नहीं बोलो कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो दोस्त, आज ये डायलॉग तुम आखिरी बार बोल रहे हो। जरूरत पड़े तो पत्नी की मंगलसूत्र को गिरवी रख दो। बोल के वो डायनामिक का वो फोटो निकाल देना, वो सीडी निकाल देना। वो आदमी जो था ना, बोला मेरे वाइफ का गिरवी रख के मैंने क्या बोला, देख लिया आदमी आज गाड़ी में घूम रहा है, लाखों कमा रहा है। वाइफ का गिरवी रख के उसने स्टार्ट किया था 8,000 रुपए। बराबर है कि नहीं? इसलिए बोल रहा हूं, तुम वाइफ का गिरवी रखेगा या बाइक गिरवी रखेगा? Now what they are doing is they are not asking that, they are handling the fourth objection. ये फोर्थ ऑब्जेक्शन हैंडल करने के बाद कस्टमर के पास बचता कुछ नहीं है। बोलते ठीक है, एडजस्ट करता हूं, और वो पैसा निकालता है और वो ज्वाइन करता है। नतीजा सेल मिलता है, या ज्वाइन करवा पाते हैं, या लोगों को अंदर ला पाते हैं। सिर्फ वो लोग, कितने परसेंट लोग? 8% लोग। इसीलिए कहते हैं 8/73, ओनली द लास्ट 8% पीपल गेट सक्सेस। 92% people give up either in the first or second or third or fourth objection. हमारे में से 92%, 100 में से 92% लोग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किसी ना किसी एक ऑब्जेक्शन में खत्म हो जाते हैं। इसीलिए 8% and they get success. Only the last 8% people get success. Only the last 8% success achieve success. 8/73 का 8 का मतलब है 100 में से 8 ही कामयाब होते हैं, जो 4 ऑब्जेक्शन के बाद भी टिकते हैं। 92% पीपल 4 के अंदर खत्म हो। सब लोगों को समझ में आया? यस और नो? 8 आउट ऑफ 8/73 आप लोगों को अगर समझ में आ गया है, अभी अगला सवाल क्या है? 73 क्या है? 73 इज अबाउट प्रोस्पेक्ट्स। इसका मतलब यह है कि 73% ऑफ ऑल जेन्युइन प्रोस्पेक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड put a minimum of 4 objections or raise a minimum of 4 objections, rejections before saying yes. ये दुनिया का वसूल है कि कोई भी आदमी जेन्युइन है तो हां बोलने से पहले मिनिमम 4 बार ना बोलने को कोशिश करे। वो ट्राई करता है कि इसकी बात में दम है कि नहीं, ये देखने के लिए। आप जब जाते हो एक दुकान में कपड़ा खरीदने के लिए, शर्ट खरीदने के लिए, आप कभी भी ऐसा हुआ कि तुम दुकान में गए, एक शर्ट देखा, पूछा कितने का? बोलता 1500 रुपए का। और ठीक है 1500 दे दो, ले लो। ऐसा कभी भी होता है? तुम जाते हो, अच्छा ये शर्ट 1500, इतना महंगा क्यों है, इसमें क्या है? पूछते ही हो ना। वो बोलते ठीक है 1200 वाला दिखाता हूं, 1000 वाला दिखाता हूं, 2000 वाला दिखाता हूं। उसके बाद आप दूसरा मारते हो, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। मिनिमम 4 बार उसको रिफ्यूज करने के बाद ही हम शर्ट खरीदते, जूता खरीदने जाते, शूज खरीदने जाते। दुकान में गया, सेल्समैन ने शू दिखाया, बोलते 3000 रुपए का। पैसा दे के चुपचाप खरीद लेते? नहीं, खरीदते वक्त हम मिनिमम 4 बार सोचते हैं। यस और नो? वही है 8/73। हर आदमी हाँ बोलने से पहले 4 बार सोचेगा, और जब सोच रहा है उस वक्त कुछ ना कुछ बोलेगा। वो ये नहीं बोलेगा देखो मैं सोच रहा हूं, शांति, ऐसा बोलने वाला नहीं। वो बोल देगा, बोले अभी इंटरेस्ट नहीं है। मतलब क्या है? वो बोल रहा है मेरे को जरा सोचने दे। उस वक्त हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है बोल के निकल जाते हैं। जो निकल गया उसको सेल मिलता नहीं है। इवन औरत, लेडीज सब्जी जब खरीदने को जानते हैं, बैगन, भैया को पूछते कितना, वो बोलते हैं 20 रुपए किलो। एक भी औरत आज तक 20 रुपया दे के सब्जी खरीदी नहीं। 20 रुपए के लिए मिनिमम 4 थप्पड़ मार के, 4 बार परेशान करके ही औरत खरीदते। यस और नो? तो दुनिया का रीत है, वसूल है कि खरीदने से पहले, हाँ बोलने से पहले, फैसला करने से पहले मिनिमम 4 बार ऑब्जेक्शन डालें। ना प्रॉब्लम ऐसा है कि 92% पीपल, 92% सेल्स पीपल 4 के अंदर खत्म हो जाते हैं। 73% सेल 4 ऑब्जेक्शन हैंडल करने के बाद आता है।
92% 4 के अंदर खत्म हो जाते हैं। 73% पीपल 4 बार ना बोलने के बाद ही हां बोलते हैं। इसीलिए वही लोग जो 4 के बाद टिके रहते हैं, 4 के बाद ही उत्साहित रहते हैं, 4 के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा फिर भी ज्वाइन करो बोलते हैं, उन्हीं लोगों को बिजनेस मिलता है। आप लोगों को मेरी बात समझ में आया तो बोलिए। 8/73 का तात्पर्य ये है, बड़ा सिंपल। कस्टमर, मैं हमेशा कहता हूं कस्टमर एक बॉल की तरह होता है। देख सकते हैं ये बॉल है, देख रहे हैं आप लोग, ये कस्टमर है। आपको पहले दिखाया था मैंने? नहीं ना, ये बॉल है, ये कस्टमर है। आप इसको देखिए, मैं इसको ऊपर ऐसे फेंकता हूं और ये नीचे गिरेगा। गिरने के बाद जेन्युइनली कितने बार बाउंस करता है जरा देखिए। ओके, 1 2 3 4 टू कैंसिल कर दो। बराबर तरीके से कितने बार जंप किया? 4, क्योंकि कस्टमर का कैपेसिटी 4 का है। वापस देखिए 1 जेन्युइन बाउंस 4 है। ज्यादातर सेल्समैन आरएमपी के भाई लोग, तुम लोग कैसे हो? बड़ा सोफिस्टिकेटेड, प्यारे से, मस्त से, चिकना, स्मार्ट। हमारा प्रॉब्लम क्या रहता है? हमारे पास दिमाग में, ताकत में, बदन में, जहन में 4 संभालने का ताकत रहता नहीं है। हम लोग होते कैसे हैं? हम लोग होते ऐसे हैं। ये कौन है? जोर से बोलो, प्रोस्पेक्ट। ये कौन है? ये कौन है? हाँ, जोर से बोलो ना यार। ये कौन है? ये कौन है? इसका कैपेसिटी 1 2 3 4। इसका कैपेसिटी, हमारा कैपेसिटी देखो, इसको 1 ये है मिसमैच। कस्टमर को 4 के बाद वो चुप बैठेगा, अपन 1 में खलास हो गया, दोनों को साथ में छोड़ेंगे तो हालात देखिए। इसका हालात देखिए, ये कौन है? प्रोस्पेक्ट। ये कौन है? हाँ, तो दोनों को साथ में छोड़ेंगे तो किसका कैपेसिटी कितना है? ये खत्म, इसका चालू है, इसका चालू है। एंड प्रैक्टिकली यही होता है। अब करना क्या पड़ेगा? इसको इस दुनिया में कोई सुधार नहीं सकता है। कस्टमर है, प्रोस्पेक्ट है, ये ऐसा ही रहेगा। मगर जब ऐसे प्रोग्राम में आते हो, डायनेमिक के ट्रेनिंग में आते हो, डायनेमिक के लोगों को मिलते हो, डायनेमिक सिस्टम में घुसते हो, डायनेमिक की तरफ से पूरा जब हैच होते हो, आपके अंदर क्या होता है? वो अंदर से जान आता है। आप ये हो और आपके अंदर जान है, और आपके अंदर जो बढ़ाना है, इसके बराबरी का बाउंसिंग बैक एबिलिटी बढ़ाना है। 4 हैंडल करने के दम हमारे अंदर होना चाहिए। एंड दैट्स व्हाट इज 8/73। ये कब होगा? जब आप ट्रेनिंग लेते हो। ट्रेनिंग लेते हो तो क्या होता है? अपना जो कचरा है माइंड का, दिमाग का, तो सबके सब ऐसे प्रोग्राम में निकल जाता है। क्योंकि कचरा निकल रहा है। जब कचरा निकलता है, हमारे अंदर शार्पन होता है और हमारे अंदर का एक्चुअल डायमंड जो है वो बाहर आता है। कैन यू सी? अब धीरे धीरे ये प्रोग्राम में आए, ये सबके सब निकल रहा है, एंड निकलते कचरा बाहर जा रहा है। एंड आप देखो कैसे बाहर या अंदर से आप बाहर निकल रहे हो, या मस्त ट्रेनिंग चल रहा है। 8/73 समझ में आ रहा है। हाँ यार, मैं 4 के अंदर खत्म हो रहा हूँ। साला कितना देखना कचरा भरा है तेरे अंदर, कभी खत्म होता ही नहीं। ऐसा हैंडल कर करके ट्रेनिंग हो के वापस प्रोग्राम, वापस ये कौन सा है? ये बुक जाके कस्टमर लोगों का समझ के 4 मारेगा। अरे काम वाला कौन है? वो औरत, सब्जी वाला, वो दुकान, जूते का दुकान के एग्जाम्पल, सबके सब समझ के, ये सब सुन के क्या हो रहा है? हमारे अंदर की बाउंसिंग बैक, जो कभी कभी ना सुधरते भी नहीं इतने जल्दी, बाउंसिंग बैक एबिलिटी हमारे अंदर का बढ़ जाएगा। जब बढ़ेगा, कचरा और निकलेगा। कहाँ का? दिमाग का। हम लोग ट्रेनिंग पा रहे हैं, हमें ये बहुत एफर्ट लगता है। ये 2-3 महीना लग जाएगा, 4-5 महीना लग जाएगा, कभी 6-7 महीना लगेगा। कितना ज्यादा कचरा देखना,
किधर भरा ये? इसके जो स्मार्ट आदमी है, जो डायमंड आदमी है, जो क्राउन डायमंड बन सकता है और जो अभी लायन बन सकता है, ये आदमी के चारों तरफ भरा है। ये जाता है और ऑब्जेक्शंस आते हैं, एंड ये जब ट्रेनिंग पाता है, ये जब होता है, कितना देखना भरा है, तब जाके इसके अंदर से असली चीज बाहर निकलता है, एक्चुअल डायमंड निकलता है। ये प्रोग्राम के बाद 8/73 समझने के बाद ये कौन है? ये कौन है? हाँ, ये प्रोग्राम के बाद प्रोस्पेक्ट कैसा रहेगा? वैसा ही रहेगा। इसका कैपेसिटी कितना? 1 2 3 4। ये प्रोग्राम के बाद हमारा कैपेसिटी क्या है? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज व्हाट इज ट्रेनिंग। दोनों जब साथ में घूमेंगे, दोनों साथ में जब करें, पहले क्या था? अपन ठंडा पड़ गया था, इसका चालू था। अब देखते हैं कि इसमें कितना है दम। आप देखें जरा, अब देखते हैं ये कौन है? ये कौन है? 1 2 3। देखो इसका, देखो हालत, देखो ये खत्म, अपना चालू है, चालू है, चालू है, चालू है, चालू 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 चालू, अभी तक डांस हुआ। That is 8/73। आप लोगों को समझ में आया तो बोलिए। That's what हमारे अंदर बाउंस करने की दम, बाउंस करने की दम। ऑब्जेक्शन ना तो वो बोलेगा है, वो तो अपना जात, जरा जोर से बोले, वो तो अपना जात। वक्त है तुमको अपना असली जात दिखाने। हर आदमी 4 बार ना बोलेगा, हमको 4 के बाद ही टिकना है। एग्जैक्टली यही चीज बताया था नरेश मल्होत्रा साहब 5 सितंबर 1991 के दिन। उन्होंने बोला था, राजेश जाओ, तुम लोग, तुम्हारा प्रॉब्लम ऐसा है, मुझे बताया कि तुम जा रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, 525 लोगों को मिला, इतना मेहनत किया, इतना काम किया, मगर तुम्हारा प्रॉब्लम ऐसा है कि कस्टमर तुमको ना बोलता है, तुम वापस आ जाते हो। मेरे को बिठा के समझाया, राजेश हर आदमी ना बोल के ही शुरू करेगा। हर सेल का शुरुआत ना से ही होता है। कस्टमर ना बोलते हैं, इसीलिए तो हम लोगों का जरूरत है। हर आदमी हाँ बोल रहा तो तुम्हारा मेरा जरूरत ही क्या है? ना है, इसलिए लाखों करोड़ों कमाने का मौका है। ना को मोहब्बत करो, ना को पसंद करो, और ना को संभालने के काबिलियत को डेवलप करो। नरेश मल्होत्रा साहब ने समझाया कि कस्टमर मिनिमम 4 बार ना बोलेगा, तुम पहला में खत्म हो जा रहे हो। मैं बोला, चलो सर आपने समझा दिया, आज के बाद कोई भी कुछ भी बोलेगा, मैं जाऊंगा पूरा बॉम्बे को जला डालूंगा, आग लगा डालूंगा, राख कर दूंगा सर। मेरे को बोलता है, आज काम करने का जरूरत है। बोला, क्यों सर? बोलता, राजेश तुम आज जाके नोट्स बनाओ। नोट्स क्या होता है सर? बोलता है, देखो अब जो मैं तुमको एग्जाम्पल में बताया, 4 ऑब्जेक्शन दिया, तुम गए कस्टमर के पास गए, पहला आदमी ने बोला इंटरेस्ट नहीं है, बाद में उसने बोला अगला महीना आ जाना, सोच के बताऊंगा। उसके बाद तीसरा ऑब्जेक्शन डाला कि मैं भाई को, बाप को, डैडी को, किसी को पूछ के बताऊंगा। चौथा ऑब्जेक्शन बोला अभी पैसा नहीं है। ये सब तो एग्जाम्पल थे, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोई भी प्रोस्पेक्ट के पास जाओ तो प्रोस्पेक्ट सेम टू सेम ऑब्जेक्शन। प्रोस्पेक्ट तो कुछ भी बोल सकता है, देयर इज नो गारंटी, देयर इज नो, कोई लिमिट नहीं है। हाँ सर मैं बोला, अब क्या करो? मेरे को बोलते हैं, तुम्हारा फाइल लेके जाओ, डीएसआर का फाइल, इसके अंदर से तुम्हारा पिछले 1 महीने में जो जो कस्टमर ने जो जो ऑब्जेक्शन डाला वो सबको लिख डालो। देखा तो कुल मिला के 15 20 25 30 ऑब्जेक्शन हो, वो ऑब्जेक्शन लिख डालो। आगे जिंदगी में ये ऑब्जेक्शन आएगा तो इसको मैं कैसे हैंडल करूंगा, वो जवाब भी लिख डालो।
मैं बोला आइडिया अच्छा है सर। बोले जाओ लिख डालो, एक ने दो दो तीन तीन जवाब लिखो। मैं चला गया, पूरे की पूरा डीएसआर फाइल में से नोट किया तो करीबन 32 ऑब्जेक्शन थे, 32 जात के ऑब्जेक्शन लिख दिया। उसके बाद में दिमाग लगाया ये ऑब्जेक्शन आएगा तो जवाब क्या हो सकता है, दो तीन जवाब लिखा, दूसरा ऑब्जेक्शन उसका जवाब, तीसरा ऑब्जेक्शन उसका जवाब, चौथा ऑब्जेक्शन उसका जवाब, ऐसे पूरा 32 ऑब्जेक्शन और उसके जवाब। रात को 2:30 बजे तक लिखते, अगला दिन सुबह लेके मेरे बॉस को दिखाया। मेरा बॉस बोलता है यार बहुत अच्छा है, बस अब इतना याद रखो मेन काम तो तुमने कर दिया, अब इसको इंप्लीमेंट करना। यानी प्रोस्पेक्ट के पास जाने से पहले एक बार याद दिला दो कि ये अगर ये डायलॉग बोलेगा तो ये जवाब है, ये डायलॉग बोलेगा, एक बार सिर्फ रेफर कर लेना काफी, क्योंकि तुमने खुद लिखा है, तुम्हारा दिमाग काम करेगा। मगर एक बार एग्जैक्टली उसके दुकान के अंदर, उसके घर के अंदर, उसके पास जाने से पहले ऑब्जेक्शन आएगा 4, उसका ये आएगा तो ये जवाब, ये आएगा तो ये जवाब, ये आएगा तो ये सब याद कर लेना। बोला सर करता हूं। उसके बाद मैं जहां जहां जाता था, मैं अब्दुल रहमान स्ट्रीट पहुंच गया। जाते जाते प्रोस्पेक्ट के यहां जाने से पहले चाय दुकान में बैठ गया, पूरा रेफर कर लिया, 32 ऑब्जेक्शन दिमाग में, ये बोलेगा ये बोलेगा ये जवाब। ये होने के बाद मैं अब्दुल रहमान स्ट्रीट में गया। एक दुकान था, दुकान के सामने खड़ा हो गया और अपने जूते को ऐसा पॉलिश मारा। 6 सितंबर 1991 के दिन मैंने बोला कस्टमर आज तू गया। मैंने बोला तेरी मर्जी, आज तेरे को जो जो बोलने का है बोल। सारे इंटरेस्ट नहीं है, पैसा नहीं है, बाद में आऊंगा, सुना नहीं, तेरे को जो बोलने का बोल। आज तेरे दुकान से राजेश टेगोर चेक लेके जाएगा या उसका लाश जाएगा। ऑब्जेक्शन सुन के वापस। मैं अंदर गया और जाते जाते मैंने बड़े प्यार मोहब्बत के साथ समझाना स्टार्ट किया। 2-5 मिनट के बाद कस्टमर ने डाला ऑब्जेक्शन नंबर 1, जवाब अपने को मालूम है। पहला सुन के पहले टेंशन आता था, आप ऑब्जेक्शन नंबर 1 सुन के अपनी आप मुस्कुराहट आ गया, साले कमीने ये डालेगा। अब क्या है, स्माइल अपने आप आ जा रहा है और साला ये बोलेगा मालूम है और इसका जवाब भी मालूम है। जवाब दिया और समझाया। मैंने बोला चलो ले लो इसी बात पर, और कस्टमर 2 मिनट सोच के डाला ऑब्जेक्शन नंबर 2। अपना दिल का धक 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 शुरू। दूसरा भी डाल दिया, वाह वाह वाह, इसका भी जवाब मालूम है। मैंने दे दिया, वापस 2-4 मिनट समझाया, उसको हैंडल किया, वापस उसको प्यार से कार्बन पेपर का सेल मांगा। कस्टमर डाला ऑब्जेक्शन नंबर 3। मेरे को ऐसा लगा पकड़ के चुम्मा दे तू यार, क्या कस्टमर है साला। तीसरा भी डाल दिया, मां कसम, अब तीसरा भी डाल दिया, ये आएगा मालूम है, जवाब मालूम है, जवाब दे दिया। उसके बाद मैं वापस पूछा 10 पैकेट लेगा कि 20 पैकेट। कस्टमर सर पे हाथ रख के तड़प तड़प के देता है ऑब्जेक्शन नंबर 4। मेरे को ऐसा लगा इधर उठ के नाचो, चारों के चारों खलास। कस्टमर के बंदूक में गोली नहीं है, अपने पास 32 भरा है अभी भी। उसने बोला और अपन ने चौथा जवाब दे दिया। उसको पूछा 10 पैकेट की 20। तो दोस्तों किसी कस्टमर ने 2 पैकेट का ऑर्डर दिया, किसी ने 5 पैकेट कार्बन बॉक्स का ऑर्डर दिया, किसी ने 10 का दिया, किसी ने 20 का दिया, किसी ने 50 का दिया, किसी ने 100 का दिया। मेरे को याद है नारीमन पॉइंट के कस्टमर ने 350 पैकेट कार्बन पैकेट का ऑर्डर दिया था। 1 महीने के अंदर 1760 पैकेट। हद हो गई इस बात की।
हद हो गई थी इस बात की कि मेरा बॉस संजीव तेजवानी बोलता है, राजेश यार बेचना बंद कर दे। यार 8/73, that's what is the power. कस्टमर ऑब्जेक्शन डाल डाल के थकना चाहिए, मगर हम लोग हैंडल कर करके थकना नहीं चाहिए। एक्चुअली मैं जब बॉम्बे बिजनेस बुक का पब्लिकेशन स्टार्ट किया दोस्तों, मैंने जब बॉम्बे बिजनेस बुक का पब्लिकेशन स्टार्ट किया, जब मैं सिटी सेल्स मैनेजर बन गया, हर हफ्ता मेरे लड़के लोगों को ट्रेनिंग देता था। मैं जब बॉम्बे बिजनेस बुक का पब्लिकेशन स्टार्ट किया, मेरे कंपनी में करीबन 120 सेल्समैन थे। उनको हर हफ्ता मैं उनको बिठाता था, ट्रेनिंग देता था, समझाता था। मैं बोलता था ऑब्जेक्शन हैंडल करो, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, कितना समझाता था। मगर मेरे लड़के लोगों ने जो गलती किया वो आप मत करो। वो लोगों ने कभी बैठ के नोट्स बनाया नहीं। द क्रूशियल एलिमेंट ऑफ 8/73 इज नॉट एंटरटेनमेंट। द क्रूशियल एलिमेंट इज, मैंने वो 32 ऑब्जेक्शन लिखा और उसका जवाब लिखा, उसको साथ में लेके घूमता था। इतने में हुआ क्या, मैंने 1 जून 1995 के दिन कंपनी स्टार्ट किया, 25 सितंबर 95 के दिन मेरा शादी हो गया। आपको बताया था ना शादी के बाद भी मेरा सैटरडे ट्रेनिंग चालू था। हर सैटरडे को मेरे 120 लोगों को मैं ट्रेनिंग देता था। शादी के बाद ट्रेनिंग में एक दिन मेरी वाइफ भी बैठी, रीना, वो भी बैठी, और मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, 8/73 समझा रहा हूं, बोल रहा हूं यार नोट्स लिखो, ऑब्जेक्शन लिखो। तुम लोग उसका नोट्स नहीं बनाओगे तो तुमको कामयाबी नहीं मिलेगा। 8/73 समझने से काफी नहीं है, इंप्लीमेंट करो। नोट्स लिखो, नोट्स लिखो, नोट्स लिखो, नोट्स लिखो, नोट्स लिखो, नोट्स लिखो। परेशान हो गया, चीना फाड़ा, मैं सर को भुजाया, क्या क्या किया, मगर एक ने भी नोट्स नहीं। पीछे बैठी थी रीना, मेरी बीवी। पूरा ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैंने सोचा मेरे को बोलेगी, राजेश यार वाह क्या ट्रेनिंग देता है। उसने ऐसा नहीं बोला। जुहू बीच लेके गई मेरे को बोलती है समुद्र के किनारे रेत में बैठ के मेरे को बोलती है, राजेश इतना फाड़ फाड़ के बोल रहे हो, नोट्स लिखो, नोट्स लिखो। कितना दिन से बोल रहा हूं, 4 महीने से बोल रहा हूं, लिखे तो नहीं लिखे। बोलती है काम करो ना, तुम ही नोट्स लिख के दे दो ना उनको। दुनिया में दूसरा कोई भी बोलता तो बात को मैं रिजेक्ट कर डालता। अब मेरे को मालूम है बीवी के सामना कौन करेगा यार। तो आने वाले सारे ऑब्जेक्शन का मैंने लिस्ट बना के एक ट्रेनिंग मैनुअल बनाया। उसमें 64 ऑब्जेक्शन जो भी मार्केट में आ सकते हैं, बॉम्बे बिजनेस बुक सेल करने को जाते हो, उसका छोटा सा बुक बना के मेरे सारे सेल्समैन लोगों को दे दिया। मैंने बोला जेब में लेके घूम। और ये लोग क्या करते थे, जेब में लेके घूमते थे, कस्टमर के पास जाते थे, कोई भी प्रोस्पेक्ट कुछ भी ऑब्जेक्शन डालता था, ये लोग सर 1 मिनट सर बोलते थे, निकालते थे, जवाब करते थे। इंश्योरेंस के लैंग्वेज में बोलते रेडी रेकनर फॉर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आपको मतलब वो छोटा सा बुक था, आप अभी भी मेरे पास है, आपको चाहो तो दिखा सकता हूं। देखना चाहेंगे आप लोग? शायद यहां पर है। दिस इज द बुक, या प्रोफेशनल सेल्स अप्रोच बोल के 1995 में मैं मेरे बीवी का बोलने के बाद लिखा था। इसमें पहला 32 पेज खुशरू ने मुझे जो जो सिखाया था वो सब लिखा। उसके बाद 32 पेज के बाद मिलिंद, आप यहाँ पर आ सकते हैं 1 मिनट के लिए मिलिंद। यहाँ पर ये सब लिखा है, आप बोल सकते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्शन लिखा है। हाँ, पहला ऑब्जेक्शन क्या है? First you publish your direction, then come for an advertisement. हाँ, फर्स्ट यू पब्लिश योर डायरेक्टरी, देन कम फॉर एडवर्टाइजमेंट। तो ये जवाब अगर ऑब्जेक्शन आया, जवाब क्या है? जवाब नंबर 1, जवाब नंबर 2, जवाब नंबर 3। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्शन, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, एक ऑब्जेक्शन। और एक ऑब्जेक्शन का 2-2, 3-3, 4-4 जवाब, ऐसा कुल मिला के 64 ऑब्जेक्शंस, और वो सबका जवाब लिख के दे दिया। नतीजा इंडिया के इतिहास का दोस्तों, फर्स्ट एंड ओनली मल्टी कलर्ड येलो पेजेस। ये बुक छपा इसके वजह से।